नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। आखिरकार किसानों की मेहनत रंग लाई और सरकार को कृषि कानूनों को औपचारिक तौर पर वापस लेना ही पड़ा। कानून वापसी का बिल संसद से पास हो गया है, लेकिन खेल यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ। अब किसान एमएसपी पर सरकार से कानूनी गारंटी चाहते हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यह है, सरकार ने तो कानून वापस ले लिए, लेकिन किसानों की घर वापसी कब होगी, यह बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 3 कृषि कानूनों की वापसी पर आखिरकार संसद की भी मोहर लग गई, लेकिन इस दौरान सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। शीतकालीन सत्र के पहले दिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने कानून वापसी के बिल पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कानून वापसी का बिल पेश करने की इजाजत दी। हंगामे के बीच तोमर ने लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया। आइटम नंबर 12, माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14, श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी जब सदन खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1, अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। जाओ। और इसके साथ ही 3 कृषि कानून वापसी का बिल लोकसभा से पास हो गया, लेकिन इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल वापसी पर चर्चा की मांग की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष और रंजन के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अधीर रंजन चौधरी ने 2014 में कानून वापसी पर चर्चा का हवाला देते हुए कृषि बिल वापसी पर भी चर्चा की मांग की। सर, आज से धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है, सर देखिए ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर, ये आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 3 कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया। इस दौरान राज्यसभा में भी विपक्ष ने बिल वापसी पर चर्चा की मांग की, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। उधर दोनों ही सदनों में वापसी के बिल बिना चर्चा के पास हो गए। इस पर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि ये किसानों की जीत है, लेकिन जिस तरह से बिना चर्चा के ये सब हुआ, वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन,
पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। राहुल गांधी ने बताया कि किसानों से जुड़े वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों, मजदूरों और गरीबों को दबाया नहीं जा सकता। वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिए। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड में यह दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जाता। वहीं कृषि बिल रिपील होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह कानून एक बीमारी थी, अब उसका इलाज हो गया। अब किसानों को सरकार से एमएसपी पर गारंटी चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगामी रणनीति तय की जाएगी। अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके वही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। वहीं गुरनाम सिंह चडूनी ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होने पर न सिर्फ आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है, बल्कि संसद में घुसने की धमकी भी दी है। उनको देखना है हमारे मुकदमे कौन वापस लेगा। 48,000 लोग जेल में जाएंगे क्या? फिर खोल दे, जेल में चले जाते हैं 48,000 लोग। ऐसे थोड़ा ही चलेगा कि वो आज तक जितने आंदोलन हुए हैं उनके केसों का फैसला तुरंत होता है और नहीं करना फिर वो ना करे, उनकी मर्जी। तो आंदोलन जारी रहेगा। अरे फिर जब हमारे पर मुकदमे ही बने हुए हैं, फिर एक और बन लेगा, फिर तो हम दिल्ली की संसद में घुसेंगे, एक और बन जाएगा फिर, और क्या होगा। इस बीच जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान अब घर लौट जाएंगे। हरियाणा की सरकार, दोनों मुख्यमंत्री जी भी और उप मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम केंद्र की सरकार से बात करेंगे और वहां अगर कोई किसी तरह की वो नहीं हुई तो हम इसके जो हरियाणा के अंदर मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने का काम करेंगे। बिल्कुल, किसानों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। जिनके घर वालों ने अपने खोए हैं उनको बहुत दुख इस बात का है, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। एक और बात कही गई है कि उनकी स्मृति में एक यादगार बननी चाहिए, तो वो भी हम कह रहे हैं कि सरकार इस पर जल्द फैसला ले हरियाणा की, कि वो उनकी यादगार या तो यहाँ बहादुरगढ़ में बन जाए कहीं, क्योंकि यहाँ आंदोलन शुरू यहीं से हुआ, या उधर दूसरे बॉर्डर पर बने, मगर वो जल्दी हो। उधर कृषि कानूनों की वापसी पर दोनों सदनों से मुहर लगने के बाद प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने किसानों से आंदोलन वापस लेने पर विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानों की बाकी मांगों का भी भविष्य में समाधान किया जाएगा। आज औपचारिक रूप से वो वापस हो चुके हैं। मैं समझता सब हमारे किसान भाइयों को, किसान संगठनों को अपने इस आंदोलन पर पुनर्विचार करना चाहिए और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया था आंदोलन वापसी का, तो आंदोलन वापसी करनी चाहिए। बाकी तो किसान संगठन मिलकर के अपने किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं उसके
उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक अच्छा कदम भी उन्होंने जो उठाया 2 दिन पहले बैठक करके किसान संगठनों ने, इसमें संसद मार्च की बात कही थी 32 तारीख को आज के दिन, उसकी वापसी, ये भी किसान संगठनों की तरफ से एक अच्छा कदम। 1 साल के संघर्ष के बाद अब कानून की वापसी हो गई है, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही सवाल है कि किसानों की घर वापसी कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सवाल लगातार बने हुए हैं, उत्तर मिलना बाकी है, लेकिन उत्तर कैसे मिलेगा? क्योंकि अभी तो गतिरोध लगातार बना हुआ है और गतिरोध ऐसा है जो अभी फिलहाल खत्म होता हुआ, इसका समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल आपको तारुफ कराते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं हमारे। सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ योगेश कौशिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ अशोक मलिक जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, ओंकार सिंह। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगा। अध्यादेश लाए, कोरोना काल में लाए, कानून लाए बिना चर्चा के लाए, कानून वापस लिए बिना चर्चा के लिए। पीएम अचानक से आते हैं, कहते हैं कानून वापस लेने जा रहे हैं। भाई, कोई सिस्टम है या नहीं है? सिस्टम क्या होता है? देखिए, सिस्टम ये होता है जब देश की जनता चुनकर संसद में सांसदों को भेजती है तो कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, कानून को निरस्त करना, ये उनकी प्राथमिक और पहली जानकारी होती है। और जिस दल की सरकार होती है वो उस दल का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, वो देश की जनता का चुना हुआ नुमाइंदा होता है। इसलिए उसके बारे में ये कहना कि अचानक आना, वो राष्ट्र को संबोधित करेगी कभी भी, तो अचानक उसका 5-7-10 दिन प्रचार नहीं होता। संबोधन का समय कम होता है, उसी समय कहा जाता है। दूसरी बात, अभी अधीर रंजन चौधरी जी की आप एक बात सुना रहे थे रिपोर्ट में, आपने ही कहा कि वो कह रहे थे कि बिना उस समय भी चर्चा हुई थी, आज क्यों नहीं हुई? अभी तक कांग्रेस ये कहती थी। सत्यव्रत शास्त्री 2014 की बात को कर रहे थे, 2014 की बात कर रहे थे, भूमि अधिग्रहण बिल वाली, कि जब वो वापस लिया गया था तब भी चर्चा हुई थी, वो बात ये कह रहे थे जी। तो जब चर्चा जो काम जिसकी मांग थी उस मांग को पूरा कर दिया सरकार ने, उसके बाद चर्चा का कोई विषय नहीं रहता। चर्चा जब हो जब आपको उसमें कोई संशोधन लाना हो। हम कितनी बार के पिछले सेशन में भी, अभी भी, बीच में भी, कि भाई आपका कोई संशोधन है तो आप लाइए ना। कांग्रेस ने उस समय भी कोई संशोधन पेश नहीं किया, संसद में भी, जनता के सामने भी कोई संशोधन पेश नहीं किया, और आज भी उनके पास संशोधन के नाम से कोई चीज थी नहीं। इसलिए चर्चा किस नाम की? चर्चा राजनीति के लिए, चर्चा संसद में कानून बनाने, कानून निरस्त करने, संशोधन करने के लिए होती है। राजनीति के लिए बाहर ग्राउंड बहुत है और बहुत राजनीति कांग्रेस कर रही है, उसके लिए पर्याप्त समय और स्थान उसके लिए है। संसद उसको राजनीतिक दंगल नहीं बनने देगी, यह हमारा अपना मंतव्य है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह है। ओंकार सिंह जी, सारे सिनेरियो को, सारे राजनीतिक इस पूरे इवेंट को किस तरह से आप देख रहे हैं? हम उम्मीद कर रहे थे संसद में किसान आंदोलन के दौरान जिन भी किसानों की जान गई है, शोक प्रस्ताव रखा जाएगा, उनको स्मरण किया जाएगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। लगातार ये बात कही जा रही है कि किस बात की चर्चा? जैसे मैं बताना चाहूंगा कि चर्चा तो बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में चर्चा लोकतंत्र की कामयाबी का एक सूत्र है। इस सरकार ने जनता को प्रयोगशाला बना के रख दिया। भारत एक प्रयोगशाला नहीं है और जनता प्रयोग की वस्तु नहीं है। ये सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी जनता पर बार बार प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने एकदम से नोटबंदी लागू कर दी, आम जनता पे प्रयोग किया। फिर इन्होंने एकदम से जीएसटी लागू कर दिया बिना किसी को बताए, रात के 12 बजे वो एक व्यापारियों में प्रयोग किया। इन्होंने बिना किसी को बताए लॉकडाउन लगा दिया, वो गरीब जनता पे, मजदूरों पे एक प्रयोग था। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं देश के किसान को, इन्होंने बिना बताए 3 कृषि बिल ले आए और बिना बताए, बिना चर्चा के इन्होंने वापस भी ले लिए। वापस तो लेने ही थे इन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान एक ऐसी शक्ति है देश में
जिसके पर भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और ये किसान वो किसान है जो बिगड़ैल से बिगड़ैल सांड को भी अपने हल में जोत ही लेता है। ये किसान ने आज दिखा दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि आज चर्चा होनी चाहिए थी ताकि पता लगे कि ये 3 कृषि बिल लाए किसके लिए गए थे, इसके पीछे कौन सी ताकतें थी। दूसरा, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी थी, हमें ये पता लगना चाहिए कि 1 साल का समय क्यों लगा इन बिल को वापस लेने के लिए। 1 साल में जो नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान तो एक अलग चीज है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ देश की अर्थव्यवस्था का, व्यापारियों का। लेकिन जो हमारा अपना दैहिक नुकसान हुआ, 750 से अधिक किसान मृत्यु की शहादत हो गई, उन किसानों की शहादत का जिम्मेवार कौन है। और मैं सुन रहा था अभी गुरनाम चढ़ूनी जी के बयान को, उन्होंने बोला तकरीबन 48,000 लोग जेल गए। इन लोगों का क्या कसूर था? इन लोगों को जेल क्यों भेजा गया और इनके केस कब वापसी होंगे? यह चर्चा का विषय तो जरूर था। और अभी किसान अगर आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे, हम किसान के साथ हैं। उसका कारण है क्योंकि अभी एमएसपी पर निर्णय होना है, अभी केस पर निर्णय होना है, अभी यह भी निर्णय होना है कि क्या मुआवजा दिया जाएगा जिन किसानों की शहादत हुई। अभी यह भी निर्णय होना है कि जिन किसानों को नाजायज तौर पर केस दर्ज किए गए, जेल में ठूसे गए महीना 2-2 महीने, उनको क्या मुआवजा मिलेगा, उनकी अशोक मलिक जी हमारे साथ हैं, भाजपा के प्रवक्ता, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। अशोक मलिक जी, लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भाई सरकार ने वादा किया, प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने कहा कि हम कानून वापस लेंगे। विश्वास की डोर कहीं ना कहीं डगमगाती हुई दिखाई दी कि जब तक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। अब सवाल खड़ा हो रहा है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वापस ले गए हैं, राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है, आंदोलन कब खत्म होगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मोदी जी की बात पे कोई विश्वास नहीं करता देश में, खासकर किसान वर्ग। क्योंकि आशमत शास्त्री जी बात सुना करे, 26 मार्च 2015 को, बात छोड़ो, 1 मिनट बात छोड़ो, बीच में मत बोलो, हम आपको नहीं टोकते, हम आपको नहीं टोकते। शास्त्री जी रोके अगर सुना करे, अच्छा नहीं करते, अच्छा आदमी है तू। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री से हरियाणा, यूपी और दिल्ली का एक डेलीगेशन मिला था, जिसमें मैं भी उसके अंदर था, जो हमारी जाट आरक्षण के मामले में चर्चा होनी थी। प्रधानमंत्री जी ने हमारे को कहा कि भाई मैं 7 दिन अगर हरियाणा में रहा हूं, मैंने 5 दिन किसान के यानी जाट के घर पे नमक खाया, मैं आपका नमक अदा करूंगा। तो हमने विश्वास कर लिया कि भाई प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं तो आरक्षण तो मिलेगा ही। हम कोई किसान जातियों के लिए आरक्षण मांग रहे थे, भाई किसी को दे दे देश में, हमारे को भी चाहिए, हम किसान। लेकिन क्या हुआ आपने देखा होगा, फिर फरवरी के अंदर ही आते आते ही 30-32 पूरे हरियाणा को जलवाने का काम किया, आरक्षण मारा गया बट्टे खाते। तो उसी से सीख लेते हुए किसानों ने हमने ये कानून तो मांगे नहीं, सरकार ने अपने आप थोपे थे, अपने वापिस ले लिए। हमारा क्या लिया, हमारे को क्या दिया? हमारा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे, C2 का फार्मूला लागू करे, भाई MSP बस सरकार गारंटी दे। तो हमारी किसानों की जो मांग है वो तो ज्यों की त्यों खड़ी है। और 1 साल जो भी हमारे ओंकार जी कह रहे थे नीलो वाले, ठीक करे भाई, 1 साल हमने घर छोड़ा, बॉर्डर पे बैठे, हमारी क्या गलती थी? हमारे 700-800 भाइयों ने शहादत दी है, हमारी क्या गलती थी जो वहां गर्मी में भाई बरसात में जो हम वहां बैठे रहे? और उसके बाद हजारों हजार लोगों पे पूरे उसमें आंदोलन के दौरान केस बन चुके हैं। जब तक ये सारा मामला हल नहीं हो जाता, चाहे इतना ही समय और लगे, चाहे और ज्यादा लगे, किसान बॉर्डर से डिगने वाला नहीं है। और एक दिग्विजय अभी यहां बोल रहे थे कि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जी से। ये 9 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं झज्जर के अंदर, एक और पंगा कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। ये भी जानबूझ के चाहते हैं कि और लोगों पे केस बने। जब संयुक्त मोर्चा ने, SKM ने विरोध कर रखा है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम JJP BJP का विरोध जारी रखेंगे। ये जानबूझ करके अब इन्होंने झज्जर में रखा है ताकि हजारों हजार लोगों पे और केस बने, विरोध होगा इनका वहां। दिग्विजय चौटाला तो कह रहे हैं ना कि ठीक है भाई, किसान जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए, वो तो आपके हक की बात कर रहे हैं। ये कोई हक की बात नहीं करते, बहरूपिये हैं, ये सरकार में शामिल हैं, इन्होंने अपना गोटियां फिट करके अपनी सरकार में अपने उनके जी हजूरी करनी है। इन्हें कोई, ये पहले ये भी कहते थे कानून वापिस नहीं होंगे, अजय चौटाला भी कहते थे वापिस नहीं हुए, अब कैसे हो गए? हाँ, ओंकार जी या अभय चौटाला जी ये बात कहते ना,
आगे भाई कानून वापस ये करो, तो उनकी बात हम मान लेते, क्यों? वो अब तक किसानों के साथ हैं। लेकिन ये तो बहरूपीय हैं, इनकी बात पर कौन विश्वास करेगा? और 9 दिसंबर को ये एक बार फिर ऐसी टकराव की स्थिति पैदा करने जा रहे हैं हरियाणा में कि हमारे हजारों भाइयों फिर केस बनवाना चाह रहे हैं। मतलब अभी तो किसान खत्म नहीं होगा। हाँ, जब तक किसान इन्होंने अभी खत्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और इन्हें भी चाहिए ना, अगर ये सच्चे तो ये स्थापना दिवस अपना चंडीगढ़ में मनाते, अपना महेंद्रगढ़ रेवाड़ी मनाते, जहां आंदोलन नहीं है, कम है। ठीक है, सुरेश रोड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोनों पर जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। सुरेश रोड जी, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ कर रही है। आज संसद के दोनों सदनों में जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला, और लगातार ये आरोप लगे कि कांग्रेस तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, बखेड़ा खड़ा करने के लिए सब कर रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती अगर आज लोकतांत्रिक तरीके से बहस होती, चर्चा होती। मैं भी बीजेपी के साथी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चर्चा की जरूरत नहीं है, लोगों ने नुमाइंदा चुन दिया। अगर ऐसी बात होती तो ये हमारी इतनी खूबसूरत लोकतांत्रिक प्रणाली है भारत की पूरे दुनिया में, कि इसमें विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और सरकार को नसीहत देने की जो परंपरा रही है लोकतांत्रिक तरीके से, वो विपक्ष हमेशा निभाता आया है। और हमें गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय नेता, जननेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो यात्रा हमने पंजाब में ट्रैक्टर यात्रा के नाम से शुरू की थी, किसानों का साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देने की बात कही थी, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी किसानों की इस जीत में अपना साथ निभाने के लिए गर्व महसूस करती है। जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं है, किसानों की जीत है। और आज अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट बोला आज कि सरकार डरती क्यों है चर्चा से। मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि चर्चा की जरूरत नहीं है, 3 काले कृषि कानून आप लेके आए बिना चर्चा किए, रात के काले अंधेरे में, और आप उन्होंने बिना चर्चा किए वापस ले दिए। चलो हम इस बात पे नहीं, सुरेश रोड जी, आप नहीं चाहते क्या किसान अपने घर लौटे? आप नहीं चाहते नहीं किसान अपने घर लौटे? घर लौट जाए किसान। सरकार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे, खत लिखा गया है, बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपने घर को लौटिए, बातचीत फिर कर लेंगे। एमएसपी पर प्रभावी और पारदर्शिता के तरीके से किस तरीके से लागू की जा सकती है उस पर चर्चा कर लेंगे, अन्य मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर लेंगे। आप नहीं चाहते किसान अपने घर लौटें? क्या आप ये चाहते हैं कि किसान अपनी इसी तरह से जान देते रहें? नहीं, मेरी बात सुनेंगे आप? बात जी सुरेश जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता चाहते हैं किसान घर लौटे, और इसके लिए मैं ये साक्ष्य देता हूं आपको। अगर आज चर्चा होती तो हम नरेंद्र मोदी सरकार के गुप्ते टिका देते, पार्लियामेंट में चर्चा करके उनका एमएसपी पे भी कबूल करना पड़ता है, एमएसपी देनी पड़ती। वो चर्चा से भागे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि किसान अपने घर लौटे। आप इस बात को नोट कीजिएगा। अगर किसान की हमें चर्चा किस चीज पे करनी थी? हम किसी और बात पे चर्चा थोड़ी करना चाह रहे थे, हम 2024 के ऊपर चर्चा थोड़ी करना चाह रहे थे। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा क्लियर था, हमारे सांसदों ने राहुल जी के नेतृत्व में ये पहले स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, हम सिर्फ एमएसपी। ठीक है सुरेश जी, आपके पास लौटूंगा मैं। योगेश कौशिक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं स्टूडियो से। योगेश कौशिक जी, धीरे धीरे समय के साथ सारी चीजें सुलझ रही हैं, कानून वापस अब ले लिया गया है, राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है, लेकिन अब एमएसपी को लेकर पेंच फंसा हुआ है, ये कैसे सुलझेगा? और जो तमाम प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी है उसका विश्लेषण। मैं ना सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करूंगा पैनलिस्ट से सबसे कि किसानी पे ही और एमएसपी पे ही, इन्हीं पे अगर हम लगे बात करेंगे तो कुछ बातें पॉजिटिव निकल के आएंगी, वरना नहीं निकलेंगी। और आपसी लड़ाई झगड़ा ना करें जी, बुराई किसी की भी कितनी भी की जा सकती है। अब मैं ये यहां से शुरू करता हूं कहानी कि ये जो सारा का सारा हादसा हुआ ये क्यों और इस जगह तक कैसे आ गया। इसके पीछे ये है कि ये कानून जो लेके आए गए, उस वक्त अगर किसानों को बुला के कोई डिस्कशन हो जाता और लीडर ऑफ अपोजिशन या जिनको भी अपोजिशन में मानते हैं ये लोग, उनसे भी डिस्कशन हो जाता, तो जो भी सुधार या उसकी जो भी गुंजाइशें होती वो वहां की वहां हो सकती थी, लेकिन नहीं हुआ वो। अब मैं यहां पे पहले भी कह चुका हूं, ये कानून, ये काले कानून या सफेद कानून जो भी है, वो कानून ये जब लाए गए तो ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लाए गए थे। जैसे आज इन्होंने किया है कि भाई हाँ में के पक्ष में सारे हैं तो हम पास कर रहे हैं, ऐसे ही राज्यसभा में भी हाँ के पक्ष में हम सारे पास करते हैं। लेकिन इनकी लोकसभा में तो इनके पास बहुमत था,
वहां तो ये करा ही सकते थे। लेकिन राज्यसभा में जो झगड़ा हुआ था और जो कोर्ट की मैं आज तक बात कर रहा हूं कि ये इलीगल डिक्लेयर हो जाता अगर ये आगे तक बात चलती, तो उसके पीछे यही रीजन था कि वहां पे लोगों ने कहा कि भाई हम इस पे वोटिंग चाहते हैं जी, और वो वोटिंग ना करा के जैसे आज कहा कि भी ध्वनि मत से पास कर दिया और वो करा दिया, नंबर 1। नंबर 2, जब ये पास भी हो गया तो उसके बाद ये इतनी हफड़ा तफड़ी में, इतनी जल्दबाजी में किया गया कि बड़ा अजीब सा लोगों को लगा। अब मैं आज ये मानता हूं और मैं बहुत पहले से ये मानता रहा हूं कि मोदी जी का एक अपना ऑरा है हिंदुस्तान के अंदर, और उस ऑरे को वो जहां जहां और जगह यूज करते हैं, अगर यहां भी वो पहले यूज कर दिया होता उन्होंने कि भी देखो मैं ऐसी ऐसी चीजें लेके आ रहा हूं और इसमें तुम्हें ये फायदा है, जैसा उन्होंने ये कहा था कि भी तुम्हारी इनकम डबल होगी, किसानों की इनकम डबल होगी, तो इनके पास जो भी अपने पक्ष की बातें थी अगर वो पहले कर दी होती तो ये समस्याएं नहीं आती। अब अगली बात कर लेते हैं। अब जो इन्होंने कहा कि एक मतलब सुबह 9 बजे आके इन्होंने कह दिया, ठीक है बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो तो उनको तो बोलना ही है क्योंकि वो तो प्रोटेक्ट करेंगे ना उस चीज को, पर वो फिर लोकतांत्रिक तरीका नहीं था। लोकतांत्रिक तरीका वही होता कि आप कुछ किसानों को आपने कहा को बुलाते, आप कहते हो कि भी एक फोन कॉल अवे पे हो, आप तो बुला लेते हो उनको, क्या बुराई क्या थी? 9 बजे बोलना है, आप चाहे 7 बजे ही बुला लेते सवेरे, आप तो 5 बजे 4 बजे उठने वाले आदमी हो जी, उनको भी बुलाते, जो जिनको भी ये बुलाना चाहते थे अपोजिशन में से उनको भी बुला लेते, बैठ के डिस्कशन कर लेते, अगर वापस लेना था तो ठीक है, और अगर उस तरीके से हुआ होता तो जो भी बातें होनी होती वो हो जाती और ये झगड़े नहीं होते। लेकिन अब वो झगड़े फिर इसीलिए हुए, इन्होंने क्या सोचा, देखो मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि मोदी जी का ऑरा बहुत बड़ा है। इन्होंने क्या सोचा कि अगर किसी को बुला के बैठ के बात कर ली तो उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा, वो क्रेडिट तो देना नहीं चाहते, अब वो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं सारे के सारे। मैं मानता हूं इस चीज को, आपका राजनीतिक हक है कि अगर कोई आप अच्छा या बुरा काम करेंगे तो आपको तो वो उसका अच्छा या बुरा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो समस्या इन्होंने मोदी जी ने जैसे डिक्लेयर किया, मैं इसके बाद की बातें भी कर देता हूं, इसके पहले की भी, ये जो फैसला किया गया था मेरी सोच के हिसाब से, राजनीतिक जो मैंने बातें की थी बिल्कुल यहां पे स्पष्ट की थी पहले भी, कि अगर ये 5 चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी इनमें हारती है तो ये कानूनों के बारे में सोचेगी, वरना नहीं सोचेगी। लेकिन इन कानूनों के बारे में जल्दी इसलिए सोचा गया कि इनके पास कहीं से रिपोर्ट आई होगी कि यूपी ये हार रहे हैं, जबकि मेरा मानना आज भी यही है कि यूपी में बीजेपी बहुत स्ट्रांग है आज के दिन भी, ठीक है। लेकिन जिसने भी ये रिपोर्ट दी, मैं उनका नाम भी ले सकता हूं अगर ये चाहें तो, वैसे किसी को ऐतराज नहीं होगा, एक शर्मा जी हैं जो गुजरात कैडर के आईएएस हैं, उनको ये साथ में लेके आए थे अपने मोदी जी, और उसके बाद उनको यूपी भेजा गया था अपने योगी जी पे नकेल डालने के लिए, पर वो उनको कुछ बनाना भी चाह रहे थे, वो नहीं बना पाए, ठीक है। तो उनकी रिपोर्ट इनके पास आई और उन्होंने कहा कि अगर ये किसान कानून रहे तो हम हार जाएंगे, और अलग अलग कारण है नहीं, ये सबसे बड़ा कारण चुनाव है, सबसे बड़ा कारण चुनाव है, तो ये तय है, आप अपने सोर्सेज से पता कीजिए। ठीक है, चलिए आप इसको बड़ा कारण मान लेते हैं, लेकिन जो आज पेच फंसा हुआ है एमएसपी को लेकर, एमएसपी की बात, एमएसपी को लेकर पेच ये कैसे सुने? ये एमएसपी की बात मैं फिर कर देता हूं। एमएसपी के बारे में जैसे ये जो बातें हो रही हैं कि इसमें 17 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, ये इस तरह के तर्क रखे जा, मैं ये बात मैं किसानों को भी कह देता हूं, यहां पे बैठे हैं, कि अगर 2 कदम सरकार आगे बढ़ती है और 2 कदम किसानों को भी बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं मैथमेटिकली ये प्रूव कर सकता हूं किसानों को भी और लोगों को भी कि 99% सरकार ये नहीं देगी, सरकार नहीं देगी एमएसपी, ये बहुत बड़ी संकट में आ जाएगी सरकार अगर ऐसा हुआ तो, ये मैं जानता हूं। लेकिन क्या है, देखो मैं फिर वो कह रहा हूं, एक फादर फिगर है मोदी जी, अगर वो बैठ के ये बात करें, जैसे हमारे बच्चा कुछ मांगता है कि मुझे तो ये कार चाहिए, और मैं कहता हूं बेटा देख अब ये नहीं, ये छोटे वाली ले लो तुम, बजट अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन बैठ के ही सॉल्यूशन होगा। जो टिकैत जी कह रहे हैं या जो और किसान लोग कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि आपने अपनी मर्जी से कह के ये सोचा कि घर चले जाएंगे, हम कैसे चले जाएं? 700 साढ़े 700 लोग मर गए और ये 48,000 लोगों पे एफआईआर दर्ज है, अगर वो चले गए तो उनके लिए कौन लड़ेगा? उसके अलावा एमएसपी जो सबसे बड़ी मांग रही है, और अगर कोई ये कहता है ना कि ये नई मांग है, वो बिल्कुल झूठ बोलता है, क्योंकि जब इनकी मीटिंग हुई थी, सत्यव्रत शास्त्री जी, तमाम बातों का जिक्र है, बातें आपके सामने हैं, एमएसपी गारंटी कानून की मांग लगातार की जा रही है, C2+ 50%
एमएसपी ये होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। 2022 सिर पर खड़ा है, किसानों की आय दुगना कैसे होगी? बहुत सारे सवाल हैं, उत्तर किस तरीके से देंगे आप? किस तरीके से आप किसानों को विश्वास पे लेंगे? किसान तो प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, इस बात को तो आप तय कर लीजिए। जी, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करती। ये जिस सहज से आपने कह दिया, ये गले से किसी के भी नहीं। सत्यव्रत शास्त्री जी, मेरी बात नहीं है, किसान खुद कहते हैं अगर विश्वास होता तो वो किसान आंदोलन खत्म कर देते, किसान आंदोलन को खत्म कर देते। कहते हमें प्रधानमंत्री की बात पर विश्वास है, उनके साथ पिछले कई घटनाक्रम हुए हैं, इस वजह से विश्वास नहीं बन पा रहा है। एक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में किसानों का विश्वास अपने प्रधानमंत्री पर नहीं बन पा रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं बोलूं जी, किस पर्सन पर बोलूं? आप बताइए। मेरे सामने 4 लोग हैं, यदि मुझे 4 वर्ग का समय दिया जाए तो एक एक के पॉइंट पर मैं बात करूंगा। आपकी प्राथमिकता किसान को लेकर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश में किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलन नेताओं ने आंदोलन किया, उससे कई गुना किसान नेता इस देश के अंदर कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, जो सड़कों पर नहीं है। इस देश के अंदर किसान ने आज से पहले बहुत आंदोलन किए, लेकिन पहली बार मिडिल ईस्ट के लोगों के साथ मिलकर रणनीति बनाकर पहली बार किसान ने सड़क के बीच में तंबू गाड़ा है। आज से पहले देश के इतिहास में कभी किसान ने आंदोलन करने के लिए रोड नहीं रोका था। अभी भी नहीं मान रहे कि सड़कों पर किसान बैठे हैं। ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगा, बात रखिएगा एक एक करके। सरकार ने गड्ढे, आप सुनिए बात, सरकार ने कील लगाई है। जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों के लिए प्रयास किया कि कृषि कानून बने, और उसके बाद आंदोलन की पृष्ठभूमि शुरू हुई, तो उस समय केवल एक तात्कालिक आंदोलन का कारण था एमएसपी का, एनजीटी का, पराली का, बिजली का और बहुत सी चीजें जो किसान के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन धनंजय कौशिक जी की इस बात से सहमत था कि जब जरूरत होती है तो उसका बजट देखा जाता है, किस बच्चे को कब कितना कैसे क्या करना है। लेकिन सब समूह हो, सबका मन ठीक हो, इसके लिए जो है घर के प्रमुख का, मुखिया का एक दायित्व बनता है। तो ये सब समस्याएं पहले भी थी, आगे भी रहेगी। न केवल ये आंदोलन समाप्त हो गया तो उसके बाद आंदोलन नहीं हो सकेंगे, कोई समस्याएं सुन नहीं सकेगा, ऐसा नहीं है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो 3 कृषि कानूनों को लेकर थी, और 3 कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन था तो उसकी वापसी पर आंदोलन समाप्त होना चाहिए। ये एक व्यवहारिक और सत्य पक्ष है। दूसरी बात, जो एमएसपी की बात है, एमएसपी का मुद्दा पहले भी था, आज भी है, लेकिन उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था कैसे कैसे हो, कितने प्रतिशत हो, कितनी फसलों पर हो, और किस दर से लागू हो, कितने साल में लागू हो, ये एक चर्चा का व्यापक का विषय है, जिसको हम आगे बढ़कर इस काम के लिए सरकार ने कभी इसको मना नहीं किया। नहीं, किसानों को इतना विश्वास तो आप दिला दीजिए कहकर कि हम एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये तो स्पष्ट कर दीजिए, ये तो स्पष्ट कर दीजिए आप। जैसे सुनिए, मैं दिन में भी हरियाणा न्यूज पर था, मैंने उस समय भी एक बात कही थी कि अभी तक एक राग आलापा जा रहा था कि कृषि कानून वापिस नहीं होंगे तब तक घर नहीं जाएंगे। अब मैं ये कहता हूं कि कोई भी राष्ट्रीय नेता इस बात को लेकर कोई बयान दे कि यदि एमएसपी लागू हो गया तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा क्या? मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से इस किसान आंदोलन के अंदर जो नेता लग रहे हैं उनके जो चाल चरित्र और चेहरा है उससे मैं इतना वाकिफ हूं कि आंदोलन फिर भी वापस नहीं होगा, क्योंकि जिस आंदोलन की नींव जिस ढंग से रखी है और जिस आंदोलन को चलाया जिस ढंग से रहा है, ये भारतीय मूल्यों को क्वेश्चन ले लेने दीजिए। ये भारतीय मूल्य ही नहीं है, ये भारतीय आंदोलन का सीधा सवाल पूछा, कम से कम किसानों को ये तो बता दीजिए ये एमएसपी पर गारंटी कानून बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, ये तो स्पष्ट कर दीजिए। आपके पास आंकड़ा होगा, कृषि अर्थशास्त्री लगातार ये बात रख रहे हैं कि 35 लाख करोड़ का बजट है, 17 लाख करोड़ फसलें कैसे खरीद ले एमएसपी पर, आप ये स्पष्ट तो कर दीजिए। और इसका जो अंतरात्मा से जिसने आवाज उठाई इस बात के लिए कि आंदोलन कैसा होना चाहिए, वो देश की सीमाओं से बाहर बैठे लोग हैं। शास्त्री उनके इशारे से जिस प्रकार से देश की राजधानी की आर्थिक नाकाबंदी करने का प्रयास किया,
जनजीवन को अस्त करने का जो तंत्र खड़ा किया। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री, ठीक है शास्त्री जी, मैं यश जी के माध्यम से आपसे सवाल कर रहा हूं। सुनो, ये आप नहीं, मेरे ख्याल में सब सहमत होंगे कि मोदी जी क्या का ऑरा आज के दिन भी इतना बड़ा है कि अगर वो किसी से 1:1 बात कर सर प्लीज मैं आपसे इनके माध्यम से सवाल कर रहा हूं। नहीं, सुन तो लो पूरी बात सर, मेरी पूरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुन लो, मेरी पूरी बात होने दो, मेरी पूरी बात होने दो सर, पूरी बात होने दो मेरी। मेरा कहना ये है, सुनिए सर, सुनिए सर, एक बात सुनिए मेरी सुनिए। हुआ क्या है, इधर मोदी जी ने बयान दिया अपना कि ये तीनों कानून वापस लेंगे, उधर से बीजेपी के बड़े नेता का मतलब बड़े नेता, मैं नाम भी ले दूंगा, कलराज मिश्र जी अपना एक बयान देते हैं, उसके साथ साक्षी महाराज जी बयान देते हैं, उधर बिहार के कोई मंत्री बयान देते हैं, और वो बयान जो है वो प्रूव ये करते हैं कि हम अभी तो ये मजबूरी में ले रहे हैं लेकिन बाद में फिर लागू करेंगे। तो क्या ये मोदी जी की छवि डैमेज करने में इन लोगों का हाथ नहीं है? दूसरे जो चैनल जिनको आज के दिन गोदी मीडिया बोलते हैं लोग बाग, वो सारे के सारे ही चैनल तो ये भाषा बोल रहे हैं कि ये तो सारे के सारे लोग जो हैं अब गुंडे हैं, मवाली हैं। इवन आपने जब उनकी बात मान ली है तो आपने ये मान लिया कि वाकई आपने किसानों की ही बात मानी है, ना कि गुंडे मवालियों उचक्कों की बात मानी है। तो क्या आपकी ही इनसाइड द पार्टी जो सेकंड लाइन थर्ड लाइन के लोग हैं वही मोदी जी को डैमेज नहीं कर रहे हैं? देखिए, आप उतना आगे मत बढ़ो। जो राजनीतिक वातावरण की जो चर्चा करनी चाहिए वो आपको करनी है। राजनीति भारतीय जनता पार्टी में कौन व्यक्ति किस ढंग से बोलता है और उसका क्या मायने हैं, ये मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा पार्टी के अंदर बैठे लोग और मैं बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपका अपना विचार है, वो आपने रखा, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं कर सकता। लेकिन आपको एक इंटरनल मैं बात बता देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि उनके दायित्व के कारण से और उनके पास उस समय जो दायित्व जिम्मेवारी है उसके कारण से होता है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी के बारे में जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने खुद आके कह दिया, ये कदापि संभव नहीं है। वो अपने साथियों को विश्वास में लेकर ये तय करते हैं कि ये बात किसको कहनी चाहिए, और जब वो टोली तय करती है तो वो आगे बात बढ़ती है। ठीक है ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है ओंकार जी, अपनी बात रखिए। जी, सबसे पहले चर्चा से पहले मैं एक बात अपने भाई से पूछना चाहूंगा कि जो सड़कों पर बैठे हैं वो किसान है या नहीं? पहले एक बात हाँ या ना में बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यश जी, वो किसान है या नहीं, मेरे को मेरे भाई से ये पूछ के बता दीजिए बस। जो कानून आपने वापस लिए हैं, जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं, क्या उनको किसान मानते हैं आप? सड़कों पर जो बैठे हैं, देखिए मैं नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री के बयान को सुनने के बाद ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ किया हमने किसान की खुशहाली के लिए। नहीं, आपके प्रवक्ता जो रटी रटाई लैंग्वेज बोलते हैं, आपके शब्दों को मैं मुंह नहीं दूंगा, आपके विचार को मैं शब्द नहीं दूंगा, आपके शब्दों को मैं मुंह नहीं दूंगा। मैं मेरी बात को सुन रहा हूं तो आप मेरी बात सुनिए। पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान हित के लिए, चलिए छोड़िए, हम अपनी चर्चा लेते हो, छोड़ दीजिए, आप सुनिए, छोड़ दीजिए, आप जवाब नहीं दे पाओगे, छोड़ दीजिए आप। अरे आप तो नहीं, छोड़ दीजिए, जैसे मेरे को बोलने दीजिए, छोड़ दीजिए, जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, आपकी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे अब, जब आप सुनने के लिए तैयार थी, इसलिए आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। तो ये तो छोटा सा सवाल है, किसान है या नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात कह दी, सत्यव्रत शास्त्री, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। सड़कों पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनको किसान मानते हैं नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। यस जी, मैं आप सुनिए मेरे बयान को, फिर मैं दोहराता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में कि हम कुछ किसानों को सिर्फ टाइम खराब कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रश्न कहां से रह गया कि एक किसान से ये किसान है या नहीं है? ये सवाल तो जरूर खड़ा हो गया है, इससे ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है। कुछ किसानों को नहीं समझा सके तो इसका मतलब ये कि हम ठीक थे, हम इसे दोबारा भी लागू करेंगे, इससे यही तो सवाल खड़ा होता है। मैं ये कह रहा हूँ, यशी अब मैं बताता हूँ किसानों को, यशी अब मेरी बारी है, किसानों को समझाने में नाकाम रही। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री, ठीक है किसानों को खराब कर रहे हो, आपके कानून सही दे दो। कोच की बात कहां से आ गई? जिससे जिन रिपोर्टों को लागू करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, तो क्या मेरी बारी, इनको चुप कराइए। समय में आई थी?
स्वामीनाथन की रिपोर्ट आने के बाद कितने दिन कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के कितने दिन में शासन के अंदर एमएसपी की गारंटी की बात यश जी, आप इनको चुप कराइए, मेरी बारी है। सत्यव्रत शास्त्री जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी है, अपनी बात रखी है। ओंकार जी अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है, ओंकार जी अपनी बात रख रहे हैं। कदम उठाए, मुझे 2 समय दीजिए। कांग्रेस के शासन में किसानों की आपके पास भी आ रहा हूँ। आप मुझे 2 बात बताइए पहले। आप सत्यव्रत शास्त्री जी बात सुन तो लीजिए, इतना संयम रखिए। क्या बात है? हम ये कानून की जगह क्या लाना चाह रहे थे? अब यहाँ बैठे कुछ लोगों की भी बात सुन लीजिए। कुछ किसान तो आपने कह दिया। ओंकार जी अपनी बात, जी ऐसे तो बात नहीं बनेगी। ओंकार जी अपनी बात रखिए। नहीं, बात बनेगी ऐसे नहीं। जी बहुत अजीब बात है। मलिक साहब कुछ लोगों में से क्या उसकी बात आपके सामने बैठे हैं, जिस पर बात बनानी नहीं आती मत बनाओ, हमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम जब ओंकार जी अपनी बात रखिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, चर्चा में और भी मेहमान हैं, उनके पास भी जाना है, उनसे भी जवाब लेना है। ओंकार जी, ये चाबी वाला खिलौना है, ये नहीं रुकेगा, चाबी भर के छोड़ देते हैं ना, ये तो वो है। आप अपनी बात रखिए, ये तो चाबी वाला खिलौना बोलता ही रहेगा। वैसे ही शास्त्री लगाता है, बड़े शास्त्री नहीं है, ये कुछ नहीं है। सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, आपको चर्चा पे विश्वास ही नहीं करती सरकार, तो चर्चा पे विश्वास ही नहीं करती। आपने कहा ना, आप शांत हो जाइए, बात भी सुन लीजिए। ओंकार जी अपनी बात रखिए। यश जी देखो, हम लोकतांत्रिक प्रणाली में रह रहे हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रत्येक चीज की चर्चा होती है। आज प्रधानमंत्री जी आते हैं, कोई नया चीज ले आते हैं, आज आते हैं नोटबंदी करके कहते हैं 50 दिन का मेरे को टाइम दे दीजिए, अगर मैं अपने मकसद में कामयाब ना रहा तो जिस मर्जी चुराहे पे बुला लेना। आज किसान उनको जगह जगह बुला रहे हैं, आए वो कहीं पे। आज प्रधानमंत्री, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमने एक चौकीदार चुना था, सेवादार चुना था या राजा चुना था? ये व्यवहार तो राजा महाराजा वाला है। अपनी मर्जी से कानून ले आओ, अपनी मर्जी से कानून रिपील कर दो। अरे भाई, हमने कानून मांगे ही नहीं थे, ये तो जबरदस्ती हमारे गले में घंटी बांधी गई थी जो हमने खड़कानी पड़ी थी। हमने कानून वापिस हो गए। असल मांग तो अब है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून बनाओ। और किसान ये नहीं कह रहा कि मेरी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदो, किसान कह रहा है कानून बना दो, फसल चाहे कोई खरीदे, चाहे किसान खरीदे चाहे व्यापारी खरीदे, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे फसल नहीं खरीदी जाएगी। इसमें क्या बुराई है? अगर 17 लाख करोड़ रुपए इसके लिए लगते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, पिछले सालों में जो इन्होंने तेल और गैस के रेट बढ़ाए उसमें 25 लाख करोड़ से ऊपर ये इकट्ठे कर चुके हैं। ये एक नंबर के झूठे हैं। आज अगर प्रधानमंत्री की बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे किसान, तो शर्म की बात है हमारे लिए भी। ठीक है, ठीक है सुरेश जी, लगातार एमएसपी कांग्रेस की तरफ से चिल्लाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकाल में कौन सा एमएसपी गारंटी कानून लेकर आई है? एमएसपी तो चिल्लाया जा रहा है। एक मिनट मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए पहले। ओंकार जी आपके पास लौटूंगा, बहुत कम समय है, सभी मेहमानों के पास जाना है। सुरेश जी जवाब दीजिए। जी बोलिए प्लीज। जी सुरेश जी, सवाल ये है, कांग्रेस अपने कार्यकाल में कौन सा एमएसपी गारंटी कानून लाई है जो आज एमएसपी चिल्लाया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के समय में बासमती जीरी 6,500 से ऊपर बिकती थी, एमएसपी से भी ऊपर का रेट है। एमएसपी की जरूरत तब पड़ती है जब जमाखोरी के कानून बना दिए जाते हैं, सरकार जमाखोरों को संरक्षण देने लग जाती है। इंदिरा गांधी जी ने जमाखोरी को बैन किया था। यह जरूरत तब पड़ती है जब किसी जगह चोरी होने लगती है तो पुलिस का ठीकरी पैरा तभी तो शुरू होगा, नहीं तो पुलिस थाने में बैठती है आराम से। जब अपराध बढ़ता है तो आपको राइडर भी छोड़ने पड़ेंगे, आपको ड्यूटी भी अलग अलग से लगानी पड़ेगी। जमाखोरी को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने वाजिब ठहराया है, उसके बाद ये जरूरी हो गया है कि किसानों को बचाने के लिए और खेती को बचाने के लिए एमएसपी के कानून की सख्त जरूरत है। और बिल्कुल मेरे से पहले साथी किसान नेता शायद बोल रहे थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। मैंने 2 दिन पहले एक डिबेट में यही बात मैंने उठाई थी कि ये जो 3 काले कृषि कानून है ना, तो ये विपक्ष न मांगे, ना राहुल गांधी जी ने कहा इनके बारे में, ना किसी भी किसान नेता ने कहा। आप अपने आप काले अंधेरे में रात के ये कानून लेके आते हैं, काले अपने आप वापिस लेते हैं। किसान पे क्या उपकार कर दिया आपने बिना मतलब की बात को? बीच में 700 किसानों की जान ले ली आपके इस राजनीतिक सिस्टम ने। नरेंद्र मोदी जी, अभी एक साथी कह रहे थे कि सेकंड लाइन के नेता नरेंद्र मोदी की ओरे को कम करते हैं। नरेंद्र मोदी का तो ओरा उसी दिन कम हो गया था, सेकंड लाइन के किसी नेता की हिम्मत नहीं है।
नरेंद्र मोदी का तो चेहरा जो है ना उसी दिन डाउन चला गया था जिस दिन उसने 3 काले कृषि कानून अपने 3 धन्ना सेठ मित्रों के नाम से उनके दबाव में शुरू कर दिए थे, लागू कर दिए थे। नरेंद्र मोदी ही कटघरे में खड़ा होता है इसमें, क्योंकि कोई भी बीजेपी का सांसद उनके आगे टकराने की हिम्मत नहीं रखता। पूरी बीजेपी को सांप सुन रहा हुआ है, चाहे अडवाणी हो चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, इतने सीनियर नेता कोई बोल के दिखाए ना उसके आगे। आज सिर्फ श्री राहुल गांधी है पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने डंके की चोट पे नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डालकर लोकसभा में उनको झुकने पे मजबूर कर दिया। ठीक है सुरेश जी, ठीक है, यहाँ पर प्रचार नहीं करना सुरेश जी, ठीक है। मलिक साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मलिक साहब, ये रार कब खत्म होगी? कुछ आपको लग रहा है कि समाधान अब निकल पाएगा? खत का जवाब आया अभी तक? देखो जी, समाधान तो निकालना सरकार ने, समाधान, क्योंकि ये किसानों की मांग आज की नई नहीं, हमारी बहुत पुरानी मांग है। भाई हमारे कर्जा माफ हो, जब उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता तो किसान का क्यों नहीं? और जो हमारे भाई जो ये शहादत दी है और हमारे ऊपर केस बने, अगर ये आंदोलन नहीं होता तो केस बनते ही क्यों? हम घर से निकलते क्यों? किसान तो अपने खेत में काम करता है। ये मजबूर किसने किया? सरकार ने। और रही बात, शास्त्री जी कह रहे थे कि भाई पहली बार रोड पे तंबू लगाए, रोड पे तंबू सरकार ने लगाने को मजबूर किया, किसान ने रोड नहीं रोका। आगे पुलिस ने बैरिकेड लगाए। हम तो दिल्ली जा रहे थे, भाई दिल्ली जाना था, दिल्ली जंतर मंतर में रामलीला मैदान में, वहां जाके हमने रुकना था। प्रधानमंत्री से वहां वार्तालाप जो भी इस कानूनों के बारे में होनी थी, रोका किसने? दिल्ली पुलिस ने। किसान वहीं बैठ गया। आगे जाने दोगे तो ठीक है, नहीं तो वहीं बैठ गए। किसान ने रोड नहीं रोका। आज भी दोनों बॉर्डरों पे और चाहे ढासा बॉर्डर पे आप जाके देखे, रोड एक तरफ का खोल रखा है किसान ने, पुलिस ने रोक रखा है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि पहले आपने सुना होगा, वो ये एक बयान आया था कि भाई हम नहीं सरकार माने तो गोला लाठी ला देंगे। वो गोला लाठी लागी, ये है गोला लाठी जो ईब सरकार का लागी है और सरकार माननी मजबूर होना पड़ा। रही मोदी जी की बात, पूरे देश में जितने भी सांसद चुन के आए हैं उन्होंने वोट ही नहीं मांगी, कहते हुए तुमने तो मोदी जी को देनी है। वो ठीक है, मलिक साहब, लेकिन इस बात को सुनिए, पूछो ना पूछो। आने वाले समय में मान लीजिए कि अगर बैठक होती है, सरकार बैठक के लिए बुलाती है, ठीक है, हमें चर्चा करनी है एमएसपी को लेकर, सरकार आपके सामने आंकड़ा रखती है, जो कृषि अर्थशास्त्रियों का यह आंकड़ा है कि 35 लाख करोड़ का देश का बजट है, 17 लाख करोड़ का एमएसपी हम फसल के जरिए खरीदेंगे तो देश का क्या होगा, डेवलपमेंट का क्या होगा? तो फिर आप इसको किस तरीके से बात बिल्कुल ये बात रखेंगे तो फिर आप ये कहेंगे ना, फिर आप कहेंगे कि ठीक है हम कहीं ना कहीं समझौता करेंगे या फिर कोई ऐसा क्राइटेरिया तय करेंगे। क्या आपको सारी फसलों पर एमएसपी कानून चाहिए? देखो 23 की 23 फसलें केंद्र सरकार की तरफ से तय है। फसल 23 नहीं है तो 23 पे है। बहुत सी ऐसी फसलें फलों पे कहा एमएसपी है, और भी इतनी फसल जो बोते हम कहा केंद्र सरकार को तो 23 मानती है ना, लेकिन भले जितनी मर्जी खरीदती है वो बात अलग है, लेकिन 23 मानती है। हाँ, लेकिन अब ये है भाई जितने भी, चलो एमएसपी को हम छोड़ देते हैं, एमएसपी तो जैसे ज्यों की त्यों है भाई, रही रेर चलती रहेगी। चलो इस पे एक कमेटी बना के विस्तार से जो है और भी इसमें क्या क्या लागू करना है, तो हो सकता है थोड़ा लंबा मामला हो, इस पे एक पावरफुल कमेटी बनाई जाए। लेकिन जितने और हमारे लंबित मामले हैं, जो भी ये आप जो मांग रहे भाई, जितने भी हमारे खिलाफ कानून है, चाहे मुकदमा जो भी है, सरकार इनको तो वापिस ले, इनको तो सरकार करे। एमएसपी, बाकी एक एमएसपी की बात है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब से है लागू नहीं हो रही, वो लागू कर दे। किसान चाहता क्या, जब उद्योगपतियों को सरकार ऊपर उठा सकते तो किसान को क्यों नहीं? हम ये चाहते हैं ये रास्ता सरकार निकाले, आमने सामने टेबल पे बात हो, आमने सामने बात होने से ही समाधान निकलेगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं, शास्त्री जी के माध्यम से निवेदन करते हैं, भाई सरकार और किसानों को आमने सामने टेबल पे बिठाए। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, मेरे भी कुछ सवाल हैं, छोटा सा सवाल पूछूंगा, छोटा सा जवाब दीजिएगा। 750 किसानों की शहादत है, किसान ये दावा करते हैं कि आप ये मानते हैं, और उनको क्या आर्थिक मदद देंगे, परिवार में नौकरी देंगे, इस बात को आप रखिएगा अपने तरीके से जो आपने तर्क रखना है। इसके साथ साथ जो 40,000 से ज्यादा किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उसको वापस लेंगे? जो अन्य मांगे हैं उस पर क्या आप तर्क रखेंगे? देखिए, मेरा इसमें बिल्कुल स्पष्ट मत है। बाकी सरकार जब निर्णय करेगी, हम जब बैठेंगे तो विषय आएगा। यदि आप, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते में बोलकर व्यक्तिगत मेरी राय जो है कि जो आंदोलनकारियों पर आंदोलन के समय जिस प्रकार से हल्के फुल्के जो केस दर्ज होते हैं वो वापिस होने चाहिए, आंदोलनों के साथ हो भी जाते हैं। और मेरे पिताजी स्वयं आंदोलन किया, हम उन्होंने किसान आंदोलन में, और उनका एक कहानी लंबी हो जाएगी, मैं बाद में कभी किसी को बताऊंगा। लेकिन जिस आंदोलन के नाते
जो आपराधिक तत्व राष्ट्र विरोधी ताकतों में नहीं, 750 किसानों को शहीद मानते हैं। अब सुनिए, हत्या के हाँ या ना मामले में जवाब तो दीजिए, कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त है। बलात्कार के मामले हैं, ये कुछ नहीं मानने वाले, हत्या के मामले हैं, ये कुछ नहीं मानने वाले। कोई भी या वैसे किसान नेता भी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि या तो वो किसान नहीं थे, और किसान थे तो चाहे इन्होंने गलत किया तो उसको दंड मिलना चाहिए। ठीक है, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे को कार्यक्रम को समाप्त करना है। योगेश कौशिक जी, बहुत छोटा सा कमेंट, बहुत छोटा सा, बहुत छोटी सी बातें बता देता हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट का 12 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है जी। अब मैं आ जाता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे जिन्होंने एक सुबह सुबह उठ के कह दिया बरनी चलो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी लेके जाएंगे, चले गए। फिर वहां जाके मन नहीं लगा, उन्होंने कहा कि दौलताबाद से वापस दिल्ली चलेंगे, चले गए। उन्होंने चमड़े के सिक्के चला दिए। एक दिन सुबह सुबह उठ के उनके मन में आया, उन्होंने कहा आज से कोई इबादत गाह नहीं जाएगा, और गया तो कत्लेआम किया जाएगा। ये वो कर सकते थे क्योंकि उन्होंने तलवार के दम पे सत्ता हासिल की थी, लेकिन आज का राजा मेरा थोड़ा कर सकता है ये, वो मेरी वोट के दम पे गया है। तो अगर ऐसे ही फैसले होंगे, ये किसान नेता इसीलिए विश्वास नहीं कर रहे हैं कि जो मन में आता है, जिस टाइम एक रात को आके कह देते हैं कल से नोट बंद, अगले दिन आके कहते हैं आज से पूरा देश बंद, एक दिन आके कहते हैं जीएसटी शुरू, एक दिन आके फिर सुबह सुबह एक नया सा बढ़िया सा अच्छा सा शॉल मिला, वो कहीं से गिफ्ट आया होगा, आके उसको पहन के कहते हैं भाई मैं कानून सारे वापस लेता हूं। ये इसीलिए सारा का सारा हो रहा है। और जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा ना कि वो राजा नहीं है, वो एक सेवक हैं, सेवा भाव होना चाहिए, एक दिल में कहीं ना कहीं दिल भी होना चाहिए शरीर के अंदर जो होता है, और वो दिल ये जवाब भी दे कि जिसने मुझे बनाया क्या मुझे बर्बाद। चलिए योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर स्थितियां लगातार बरकरार हैं, सवाल भी लगातार बरकरार है, और इन सवालों का उत्तर मिलना फिलहाल अभी कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी एक चीज पूरी हुई है, अभी एक चीज बाकी है, और देखना होगा फिलहाल किसान आंदोलन कितना लंबा चलता है। लेकिन लगातार आग्रह ये किया जा रहा है, अपील ये की जा रही है कि किसान अपना धरना खत्म करें, आंदोलन अपना खत्म करें, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, और दोनों सदनों से भी अब इस पर मुहर लग गई है। लेकिन देखना होगा जो एमएसपी पर अब पेंच फंसा हुआ है, उसका समाधान कैसे होगा, उसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।